Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Please stay home, stay safe बेटे. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एग्रेरियन रिफॉर्म्स. टॉपिक देखिए क्या है, एग्रेरियन रिफॉर्म या रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. रिफॉर्म का मतलब होता है बेटे सुधार. और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कितनी ज़्यादा परेशानियां थी बेटे इंडियन एग्रीकल्चर में. लो प्रोडक्टिविटी था, ठीक है, फाइनेंस की कमी थी बेटे, कन्वेंशनल आउटलुक था, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था नहीं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द ओनर्स एंड द टेनेंट्स. तो बहुत सारी कमियां थी बेटे भारतीय एग्रीकल्चर में, और उन कमियों को दूर करने के लिए आपको कुछ सुधार, आपको कुछ रिफॉर्म्स करने पड़े, जो कि कहलाए एग्रेरियन रिफॉर्म या एग्रीकल्चर रिफॉर्म. सबसे पहला देखिए किस टाइप का रिफॉर्म है. सबसे पहला है आपका टेक्निकल रिफॉर्म. यानी मैंने आपको बताया था कि भारतीय टेक्निक्स में बहुत पूछे थे बेटे, ओल्ड टाइप की टेक्निक का हम यूज करते थे. तो बहुत सारे टेक्निकल रिफॉर्म हमने किए, जैसे कि यूज ऑफ HYV सीड्स बेटे, ठीक है, HYV सीड्स का हमने यूज किया. ठीक है, सेकंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बेटे, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इनका हमने यूज करना शुरू किया, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स. ठीक है, फर्टिलाइजर आप यूज करते हो बेटे, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि इंडिया की प्रोडक्टिविटी काफी लो थी, आपको पता है बेटे. थर्ड है, ठीक है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन. तो बेटे केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, और साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो फलों को बेटे चट कर जाते हैं, बर्बाद कर जाते हैं, खा जाते हैं, उनसे रक्षा करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज होता है. फिर साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हमने साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाई, जिससे कि बेटे एग्रीकल्चर थोड़ी बहुत आसान हो गई. और लास्ट है आपका मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि मैकेनाइज्ड मशीनों का यूज हमने करना शुरू किया बेटे. ये सारे थे टेक्निकल रिफॉर्म, टेक्निक्स का यूज करके हमने अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया. सेकंड आ रहे हैं बेटे लैंड रिफॉर्म, या फिर इनका दूसरा नाम है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म्स बेटे एक ही बात है. लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए हमने क्या किया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि जो मध्यस्थ थे बेटे, ठीक है, मध्यस्थ जो होते थे लैंडलॉर्ड्स वगैरह, उन्हें हमने खत्म किया. ठीक है, ताकि बेटे लैंड है सीधी टेनेंट्स को मिल सके, किसानों को मिल सके बेटे. सेकंड रेगुलेशन ऑफ रेंट, हमने रेंट को रेगुलेट किया. बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते थे बेटे जमींदार वगैरह, तो हमने रेंट को रेगुलेट कर दिया बेटे. थर्ड था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, आपके जो खेत थे वो बिखरे हुए थे, इधर से उधर थे बेटे, तो हमने कंसोलिडेशन कर दिया, उनका एक ही जगह पर आपको सारे खेत प्रोवाइड करा कर दिए बेटे. फोर्थ है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, हमने सीलिंग पुट कर दी, ठीक है, कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप इतनी जमीन पर खेती करोगे, उससे ज्यादा पर नहीं करोगे बेटे. फिफ्थ है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग को हमने महत्व दिया, ज्यादा बढ़ाया, ताकि बेटे बार्गेनिंग पावर किसानों के पास आ सके. फिर जनरल रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म के अंतर्गत हमने इरिगेशन फैसिलिटीज जो होते बेटे, इनका हमने विस्तार किया. ठीक है, सिंचाई के साधनों का हमने विस्तार किया. सेकंड है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट बेटे, किसानों को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उधारी मिल सके क्रॉप के लिए, इसके हमने बेटे वो किए. रेगुलेटेड मार्केट, हमने देखा था कि भाई मार्केट की कमी थी, वेल ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं थी किसानों के पास, तो हमने उन्हें एक मार्केटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया, जहां पर वो अच्छे प्राइस में अपनी फसलों को बेच सके. और फोर्थ है बेटे प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी लेकर आए, अगर मार्केट में नहीं बिक सके उसका प्रोडक्ट, तो बेटे गवर्नमेंट उनसे खरीद लेती है. तो ये थे आपके तीन तरह के रिफॉर्म बेटे, टेक्निकल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म. अब हम एक एक करके बेटे इन तीनों को डीपली स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेक्निकल रिफॉर्म्स बेटे. अभी अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एग्रेरियन रिफॉर्म तीन टाइप से हमने किए थे, टेक्निकल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म. ठीक है, अब देख लीजिए टेक्निकल रिफॉर्म्स की बारी आ चुकी है. सबसे पहला टेक्निकल रिफॉर्म हमने क्या किया, देखिए यूज ऑफ HYV सीड्स. HYV की फुल फॉर्म है यहाँ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी कि हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज किया, जो ज्यादा लाभ आपको प्रोवाइड करा के देता था. पहले हम कन्वेंशनल सॉरी तो पहले हम कन्वेंशनल सीड्स का यूज करते थे, पुराने बीजों का यूज करते थे. अब हमने
HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करना शुरू कर दिया वीट में, राइस में, मेज में बेटे, ठीक है, जवार में, कॉटन में, ताकि फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी जा सके। आपको पता है इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी काफी लो थी, तो आपको स्पेशल सीड्स चाहिए थे जिससे कि आप इन फसलों में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके बेटे। तो इसलिए हमने इसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया और इस HYV सीड्स के यूज करने को एक स्पेशल नाम दिया गया जो कि था ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या नाम था? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस HYV सीड्स के चलते भारतीय एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति आई, जिससे कि प्रोडक्टिविटी में काफी उछाल, काफी अच्छा इंक्रीमेंट आया बेटे। इसके लिए नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल सीड्स कोऑपरेशन बोर्ड की स्थापना की गई बेटे, और इस बोर्ड को उद्देश्य दिया गया कि पूरे भारत में आपको HYV सीड्स को बांटना है, ठीक है, उसको फैलाना है बेटे। तो इन्होंने बताया हुआ है कि भाई जो नेशनल सीड्स कोऑपरेशन था उसने बेटे 2016-17 में लगभग 6,20,743 क्विंटल सर्टिफाइड HYV सीड्स फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट किए ऑन द एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो बेटे 6,20,743 क्विंटल, 6,20,743 क्विंटल सीड्स बांटे गए पूरे भारत में, ताकि भारतीय एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी अच्छे से इंक्रीज हो सके, ठीक है, और बाकी देशों से हम compete कर सके। तो ये था पहला बेटे। सेकंड है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स तो आपको पता ही है, खाद वगैरह होती है, उर्वरक वगैरह होते हैं, जिससे बेटे फसलें बड़ी जल्दी से, तेजी से बड़ी होना शुरू कर देती है, ठीक है। वैसे वो नेचुरली धीरे धीरे पनपती है बेटे, लेकिन जब फर्टिलाइजर्स का यूज होता है तो काफी तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। तो हमने अपने इंडियन एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को भी इंपॉर्टेंस दिया, उसका भी यूज हमने शुरू किया, ताकि बेटे जल्दी से जल्दी फसल उग सके, बड़ी हो सके, उसकी कटाई की जा सके, ताकि दूसरी फसल को बोने का समय हमें मिल सके, ठीक है बेटे। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हमने शुरू किया। 2017-18 में ये लगभग 265.9 लाख क्विंटल, 265.9 लाख क्विंटल फर्टिलाइजर्स पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ताकि फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, फसलों का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट हो सके, ताकि साल में एक फसल की बजाय आप 2 या 3 फसलें बो सको बेटे। आगे यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन बेटे। क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बेटे, देखिए क्रॉप को भी डिसीज होते हैं, क्रॉप को भी बीमारियां फैलती है, क्रॉप को कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो नष्ट कर देते हैं। इस वजह से हमें बेटे उन्हें कीड़े मकोड़ों से, ठीक है, जीवाणुओं से बचाने की आवश्यकता पड़ती है बेटे। तो इसके लिए हम करते क्या है, उन पर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। पेस्ट यानी कि, ठीक है, पेस्ट यानी कि वो कीड़े मकोड़े से होते हैं, ठीक है, और पेस्टिसाइड जो उनसे सुरक्षा करता है बेटे। तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की हमने बेटे यूज करना शुरू किया अपने क्रॉप में, ताकि हम विभिन्न जीवाणु से, विभिन्न विषाणु से अपने क्रॉप की प्रोटेक्शन कर सके बेटे। 14 लगभग 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर सेटअप किए जा चुके बेटे इस उद्देश्य को लेके। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन हमने सेटअप किए, ताकि विभिन्न देश के हिस्सों में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और फसलों को बचाया जा सके बेटे। फॉर प्लांट प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बेटे, हमने एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है बेटे, जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के हिस्सों में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को बांटा जाता है, ताकि हम, ठीक है, किसानों के फसलों की सुरक्षा कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ HYV सीड्स भी हमने बांटे हैं, HYV जो बीज होते हैं वो भी हमने बांटे हैं। आगे देखिए साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस बेटे, जहां भी साइंटिफिक चीज जुड़ जाते हैं, यानी कि वहां स्टेप वाइज व्यवस्था तरीके से काम होता है, साइंस हमेशा स्टेप में चलती है, ठीक है। तो आपको साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाने की जरूरत थी एग्रीकल्चर में, यानी आपको कुछ स्टेप वाइज स्टेप्स अपनाने थे, जिससे आप अपनी फसल को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो जहां भी साइंस जुड़ गया बेटा, साइंस जहां जुड़ गया वहां सारा काम स्टेप वाइज व्यवस्था तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा, वहां अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ नहीं चलेगा, सिस्टम वाइज चलेगा। तो बेटे ये साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपसे कहता है कि आपको जो एग्रीकल्चर है वो स्टेजेस में, स्टेप्स में करनी है। इसके लिए बेटे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड देयर क्वालिटी। तो आपको क्या करना है बेटे साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट के लिए? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ क्रॉप करनी है कि आपको कौन सी फसल उगानी है, एंड देयर क्वालिटी, और उनकी क्वालिटी का यूज करना है भाई, ठीक है। कौन सी फसल, मुझे गेहूं उगाना है, मक्का उगाना है, ठीक है, या कॉटन उगानी है, या जवार उगानी है, कौन सी फसल मुझे उगानी है, ये मेरा पहला बेटे स्टेप होता है। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो
तो फसल उगाने से पहले आपको जो मिट्टी होती है, ठीक है, जो जमीन होती है, उसे तैयार करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, जमीन को तैयार करना पड़ता है बेटे। फोर्थ है रोटेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। थर्ड है आपका रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। भाई साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपसे कहती है एक जमीन पर एक ही प्रकार की फसलें कृपया ना उगाएं, उसे बदल बदल, अगर आपको जमीन की जो फर्टिलाइजिंग पावर होती है, उपजाऊ शक्ति जो होती है, अगर उसको बनाए रखना है तो आपको फसलों को लगातार बदल बदल के बोना पड़ेगा। एक ही फसल को बार बार एक ही मिट्टी पे बोओगे बेटे तो उससे जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है, जो मिट्टी में उपजाऊ शक्ति होती है वो खत्म होती है बेटे, और फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको फिर नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आपको रोटेट करना है क्रॉप को। अगर आपने बेटे गेहूं उगा दिया तो आप चावल उगाइए या कोई और फसल आप अपनी उगाइए। फोर्थ पॉइंट है आपका सिलेक्शन ऑफ सीड्स, कि भाई किस तरह के बीजों का आप इस्तेमाल करोगे, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, और आपको उसी तरह के बीजों का इस्तेमाल करना है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, जैसे कि HYV सीड्स। आपको HYV सीड्स की बीज ही बोने हैं ताकि आपको जल्दी से प्रोडक्टिविटी मिल सके, आपको हाई प्रोडक्टिविटी मिल सके। और लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बिसाइड्स अदर, और आपको फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज भी करना है बेटे, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ पॉइंट, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फिफ्थ पॉइंट देखिए, ठीक है। अच्छा बेटे, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए हमने 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां ओपन की है बेटे, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च में जुड़ी होती हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च वगैरह करती हैं और एग्रीकल्चर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में योगदान देते हैं बेटे, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम भी इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि एग्रीकल्चर में नई नई इनोवेशन हो सके और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम योगदान दे सके। तो इस तरह से बेटे आपको साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना है। लास्ट पॉइंट है मैकेनाइज्ड यूज मींस ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड यानी कि मशीनों का प्रयोग करना, मशीनों का प्रयोग करना। तो बेटे अब मशीनों का प्रयोग करने के लिए एक तो हमने उन्हें, ठीक है, एक ही जगह पर ज़्यादा लैंड प्रोवाइड की बेटे जिससे कि वो मशीनों का यूज़ कर सके, ठीक है। मशीनों का मतलब है ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स जो कटाई करे, ट्यूबवेल्स वगैरह, ठीक है, जिसमें मोटर लगी होती है बेटे, तो इन सब का यूज़ कर सके। इसके लिए उन्हें बेटे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, और भारत में जो ज़्यादातर किसान है वो छोटे या मार्जिनल किसान होते हैं बेटे, जिनके पास इतनी भूमि, इतना पैसा नहीं होता। तो एग्रीकल्चर में मशीनों का यूज वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके बेटे, इसलिए हमने वहाँ पर बैंक्स वगैरह खोले हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने वहाँ पर खोले बेटे, स्मॉल और छोटे मोटे बड़े बैंक वहाँ पर खोले हुए हैं, जिससे कि उन्हें ट्रैक्टर मशीनी वगैरह खरीदने में जो रुपये यूज होता है, ठीक है, उसमें परेशानी ना आए बेटे। तो हमने पूरी कोशिश की वही कि एग्रीकल्चर में मशीनों का यूज़ किया जा सके, ठीक है। स्मॉल और मार्जिनल फाइनेंशियल एजेंसी हमने ओपन की, बैंक्स हमने ओपन किए, कमर्शियल बैंक हमने ओपन किए, रीजनल बैंक हमने ओपन किए। सो इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एग्रो इंडस्ट्री कोऑपरेशन हैज बीन सेट अप। तो बेटे हमने विभिन्न बैंक, कॉर्पोरेशंस, ठीक है, फाइनेंसिंग कंपनियां ओपन की हुई है ताकि जो किसान हैं अगर उन्हें ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेशर वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह की जरूरत के लिए रुपए की जरूरत पड़े तो उन्हें इजीली फाइनेंस प्रोवाइड कराया जा सके। तो बेटे ये थे आपके टेक्निकल रिफॉर्म्स। देखिए बेटे नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल या लैंड रिफॉर्म्स बेटे, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स आपको पता है बहुत ज़्यादा कमियां थी हमारी एग्रीकल्चर में बेटे, तो कुछ लैंड रिफॉर्म करने पड़े एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए। पहला देखिए एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। एबोलिशन को हिंदी में कहते हैं खात्मा या खत्म करना। इंटरमीडिएट यानी कि मध्यस्थ बेटे। तो जो एग्रीकल्चर में मध्यस्थ थे बेटे, और वो मध्यस्थ आपको पता है कौन से, जमींदार वगैरह, मनी लैंडर्स वगैरह मध्यस्थ थे बेटे, जो किसानों से बहुत ज़्यादा रेंट वसूल करते थे, पूरे दिन उनसे काम कराते थे और सब कुछ रख लेते थे, और उन्हें लास्ट में केवल 10% प्रोवाइड करा के देते, जिससे वो बेटे बेचारे 2 टाइम का खाना ही नसीब हो पाता था। तो हमने क्या किया बेटे, वो जो इंटरमीडिएट थे, जो मध्यस्थ जमींदार थे, उन्हें ख़त्म कर दिया। हमने सीधा जो फार्मर्स थे बेटे उन्हें लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी, हमने सीधा फार्मर को लैंड दे दी, इन जमींदारों को खत्म कर दिया, इनको बीच में से हटा दिया। अब वो लैंड फार्मर की हो चुकी थी। अब जो फार्मर है वो अपनी बेटे जमीन पर जितना चाहे वो बो सकता है, उगा सकता है, वो मेहनत कर सकता है, क्योंकि अब उसे पता है कि अब वो मेहनत करेगा जमीन पे, सारा प्रॉफिट उसे मिलने वाला, कोई जमींदार बीच में नहीं आएगा उससे प्रॉफिट लेने के लिए बेटे। तो इस तरह से हमने जमींदारों को या मनी लैंडर को खत्म कर दिया। ये इसलिए किया गया ताकि इनके द्वारा होने वाले एक्सप्लॉइटेशन से, इनके द्वारा होने वाले शोषण से फार्मर्स को या किसानों को बचाया जा सके बेटे। तो हमने जमींदारों को खत्म कर दिया बीच में से। सेकंड देखिए रेगुलेशन ऑफ रेंट बेटे, हमने रेंट को भी रेगुलेट कर दिया। मान लीजिए कई किसान हैं जो खेती तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है बेटे,
ठीक है, तो जमीन नहीं है, तो हमने रेंट को भी फिक्स कर दिया। और ये रेंट की वैल्यू किस तरह से फिक्स की गई, देखिए 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप, 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप, यानी कि बेटे साल के दौरान जितनी भी आपकी फसल उगेगी उसका तीसरा हिस्सा आपको रेंट के रूप में देना था। इससे पहले क्या होता था, जमींदार जो थे वो मनचाहा रेंट वसूल करते थे, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनसे रेंट वसूल करते थे, जिससे बेटे खेती करने के बाद किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था बेचारों के पास। ठीक है, तो वो खेती फिर नहीं करते, डिस्करेज होते थे। लेकिन अब क्या किया सरकार ने, ठीक है, क्रॉप की वैल्यू को 1/3 रेंट सेट कर दिया बेटे। अब सोच के देखिए, मान लीजिए किसी साल बारिश नहीं आई या बारिश कम आई, जिसके कारण क्रॉप बहुत कम होगी, मान लीजिए 9,000 वैल्यू की क्रॉप होगी मेरे पास केवल, तो मैं केवल 9,000 का 1/3, ठीक है, 3,000 रेंट के रूप में दूंगा। मेरे पास कम से कम 6,000 तो बचे उस टाइम पर। ठीक है, लेकिन जब ये रेंट रेगुलेट नहीं था बेटे, तो पहले तो वो जो 9,000 आता वो सारा का सारा जमींदार रख लेता, कुछ देता ही नहीं किसानों को बेटे। तो इस तरह से हमने रेंट को फिक्स कर दिया कि भाई जितनी भी क्रॉप की वैल्यू होगी उसका 1/3। हाई क्रॉप वैल्यू होती है, वैल्यू क्रॉप बहुत अच्छी उगती है, फसल अच्छी उगती है, आपको रेंट भी हाई मिल जाएगा। लेकिन अगर क्रॉप कम होती है, फसल कम उगती है बेटे, तो रेंट भी आपका कम ही होगा। ठीक है, इससे बेटे किसान जो थे वो एंकरेज हुए, क्योंकि उन्हें पता है क्रॉप का उन्हें 1/3 ही देना है, ज्यादा नहीं देना। आगे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग बेटे, कंसोलिडेट करना यानी कि जोड़ना, कंसोलिडेशन मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना बेटे। तो जो किसानों की जमीन स्कैटर्ड थी, फ्रैगमेंटेड थी बेटे, तो एक तो किसानों के पास जमीन के जो टुकड़े थे वो छोटे छोटे थे, और दूसरा फ्रैगमेंटेड या स्कैटर्ड भी थे, बिखरे हुए, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, कोई 3 किलोमीटर दूरी पर, कोई 4 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर दूरी पर। इससे बेटे वो खेती कर नहीं पाते थे, खेती में जो प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती थी। तो हमने क्या किया, ऐसे में किसानों की सारी जमीन हमने ले ली, कि सरकार की बात कर रहा हूं मैं, सरकार ने सारी जमीन ले ली और उसे एक स्थान पर, एक ही जगह पर टोटल जमीन जितनी भी उसकी बनती थी वो हमने उसे अलॉट कर दी। अब उसकी जो जमीन है वो इधर उधर बिखरी हुई ना होकर एक ही जगह पर है, कंसोलिडेट हो गई उसकी जमीन जुड़ गई है बेटे सारी एक जगह पर। उसकी छोटी जमीन तो सरकार ने ले ली, उसे एक जगह पर बड़ी जमीन अलॉट करके दे दी बेटे। तो एक जगह पर बड़ी जमीन होने से वो बेटे अच्छे से खेती कर सकता था, मशीनों का यूज जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स जो होते हैं उसका यूज अपनी जमीन पर एग्रीकल्चर के लिए इजीली कर सकता था, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती थी बेटे। तो 2004 में हमने लगभग 1633 बेटे 1633 लाख हेक्टेयर जमीन का कंसोलिडेशन किया। ठीक है, 2004 में 1633 लाख हेक्टेयर जमीन का हमने कंसोलिडेशन किया, किसानों को इकट्ठा दिया बेटे, ताकि खेती करना उनके लिए आसान हो जाए। आगे देखिए सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। ठीक है, याद है आपको, फ्लोर एंड सील, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। फ्लोर यानी फर्स्ट, सीलिंग यानी कि छत, यानी कि यहां पर सीलिंग का मतलब बेटे मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। लैंड होल्डिंग यानी हमने अब किसानों के साथ क्या किया, उनकी सारी जमीन हमने ले ली। ठीक है, सारी जमीन हमने उनसे ले ली और हमने मैक्सिमम साइज फिट कर दिया कि भाई एक घर, एक परिवार मैक्सिमम कितनी जमीन पर खेती करेगा। भाई मान लीजिए किसी के पास 40 हेक्टेयर जमीन है, किसी के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, किसी के पास 2 हेक्टेयर है, किसी के पास 1 हेक्टेयर, किसी के पास है ही नहीं, तो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। तो हमने क्या किया, सबकी जमीन ले ली, इस 40 हेक्टेयर वाले की, इस 10 हेक्टेयर वाले की, इस 2 हेक्टेयर वाले, सबकी जमीन ले ली और सबको, एक परिवार को बेटे, ठीक है, मैक्सिमम साइज दे दिया कि आप इतनी जमीन पर करोगे। मान लो हमने 5 हेक्टेयर जमीन अलॉट की सबको, ठीक है, ए को भी, बी को भी, सी को भी 5 हेक्टेयर जमीन हमने दे दी। तो ये मैक्सिमम साइज था जिस पर आप खेती कर सकते थे। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज हमने सबको प्रोवाइड करा दिया। भाई 6 हेक्टेयर जमीन जो गवर्नमेंट ने उस टाइम रखा होगा मैक्सिमम साइज, उस हिसाब से हमने उन सबको दे दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से सबको दे दिया गया बेटा, सबके पास इक्वल जमीन आई अब। ठीक है, तो जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी उसके पास भी इक्वल आई, जिसके पास बहुत कम थी उसके पास भी इक्वल आई है बेटे। और सब जमीन अलॉट होने के बाद, सारी लैंड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अगर कोई जमीन बच गई थी तो बेटे जो लैंडलेस लेबर थे, लैंडलेस जिनके पास जमीन नहीं थी, ठीक है, जो दूसरों की जमीन पर, ठीक है बेटे, खेती करते थे और उनसे जो फसल वगैरह वो लेते थे, उन लैंडलेस लेबर को हमने जो बची हुई जमीन थी वो अलॉट कर दी बेटे। तो इस तरह से हमने इक्वालिटी लाने की कोशिश की कि भाई सभी किसान इक्वल हो जाए। ये नहीं कि कोई 50 किले पर खेती कर रहा है, किसी के पास 1 किला पड़ा है खेती करने के लिए। तो हमने सबके जमीन लेकर उन्हें इक्वल जमीन अलॉट कर दी और जो जमीन बची वो लैंडलेस लेबर को हमने दे दी ताकि वो भी खेती कर सके, वो भी बेटे एग्रीकल्चर कर सके। तो इसे कहते हैं सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, यानी कि मैक्सिमम साइज अलॉट करना जिस पर आप खेती कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग या सहकारी।
तो बेटे किसानों को हमने समझाया कि आप जब भी फार्मिंग करें तो एक इकट्ठा होकर फार्मिंग करें, कोऑपरेशन के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ करें बेटे। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग में होता क्या था, आपको मान लीजिए फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स खरीदने जाने हैं, तो एक अकेला किसान ना जाए, सारे मिलकर 20, 25, 30 किसान मिलकर जाएं आप केमिकल खरीदने के लिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीदने के लिए। क्योंकि जब मिलके जाओगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगी। भाई सामने वाला परचेजर देखेगा कि 25 किसान इकट्ठे आए, 25 लोगों को फर्टिलाइजर चाहिए, मेरा एक साथ में बहुत सारा माल बिक जाएगा बेटे। तो जब आप उससे बार्गेनिंग करोगे, माल मोल भाव करने की कोशिश करोगे, भाई वो दे रहा है 20 रुपए पर किलो, आप उससे कहोगे हमें तो 14 रुपए पर किलो या 13 रुपए पर किलो चाहिए, हम एक साथ आए हैं, तो सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। आप अकेले जाओगे खरीदने के लिए, उससे खरीदने के लिए, तो आपसे मनचाहा प्राइस वसूल कर लेगा। हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो रेट के बारे में, तो हो सकता है वो फिर आपको ठग भी ले बेटे अकेले जाओगे तो। इसलिए इन्होंने कहा है कि भाई कोऑपरेटिव फार्मिंग पे फोकस करो। अगर कुछ चीज खरीदने जा रहे हो तो भी मिलकर जाओ, और अगर कोई अपनी फसल को बेचने जा रहे हो, भाई सब किसान अपनी फसल इकट्ठी करे और बेचने एक साथ जाए, एक साथ, ठीक है, एक साथ जाओगे तो भी आपके पास बार्गेनिंग पावर आएगी और आपके मन चाहे प्राइस पर सामने वाला फसल खरीदेगा, ठीक है। तो इस तरह से कहा गया है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में आप सेल करो या परचेज करो, ठीक है, मिलकर करो, कोऑपरेशन के साथ करो, अकेले मत करो बेटे, ठीक है। ये थे आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। थैंक यू वेरी मच।